हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जितेंद्र शुक्ला। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरीन। देखिएगा, समझने की कोशिश करते हैं हेलोएरीन है क्या। एक्स को मैंने किसी बेंजीन या उसके डेरिवेटिव पर अटैच कर दिया है। जहाँ एरोमेटिसिटी होती है उसको एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। एरोमेटिसिटी के लिए हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि क्या शर्तें होती हैं। भाई हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। तो हेलोएरीन है ये, देखिए हेलो हेलो माने सीएल या बीआर या आई का लग जाना और एरोमेटिक रिंग का होना। तो देखिएगा यहाँ पर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? अरे भाई, हमने कहा आपसे कि हमने इसके पहले की वीडियोस में पढ़ा था कि किसी अल्काइल हैलाइड को अगर किसी न्यूक्लियोफाइल से ट्रीट करते हैं तो हमने क्या पढ़ा था, बिल्कुल, कि ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और यहाँ पर और इस तरह से पहले से अटैच न्यूक्लियोफाइल को बाहर कर देता है। तो क्या बनेगा, बिल्कुल यहाँ पर बन जाता है आर के साथ में NU और ये Cl माइनस बाहर निकल जाता है। इसको कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अटैक करके R पर और X को बाहर कर देना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, अगर मैंने यहाँ पर लिखा Cl लिख दिया है और यहाँ पर H है और यहाँ पर H लगा रखा है, यहाँ पर H लगा रखा है। यहाँ पर OH माइनस ने अटैक कर दिया और Cl को बाहर भगा दिया। तो देखिएगा क्या हो जाता है, बिल्कुल Cl के साथ में H तो लगा रहेगा और ये ऐसा लग जाएगा और इस साइड में OH लग जाएगा और ये Cl माइनस बेचारा बाहर चला जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल है जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, वो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पर। तो न्यूक्लियोफाइल का जाना और नए न्यूक्लियोफाइल का आ जाना, ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर यही रिएक्शन हम यहाँ पर करना चाहें तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा ये चीजें नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर हो जाती हैं, है ना। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये हो जाया करता है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है और हो जाया करता है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग हो सकता है कि कैसा अल्काइल हैलाइड है, इस पर हिंड्रेंस होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पर किस तरह का न्यूक्लियोफाइल है, उसके फर्क पड़ सकते हैं। लेकिन ये रिएक्शन जनरली रूम टेम्परेचर पर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप जब ये रिएक्शन करवाने जाते हैं तो देखिएगा यहाँ पर ऑब्स्टेकल क्या हो जाता है सर। तो हाइड्रोजन में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। देखिएगा जहां कहीं कॉन्जुगेशन में लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पर रेजोनेंस हो जाया करता है। तो देखिएगा ये हेलोएरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आसानी से रूम टेम्परेचर पर नहीं करता है। तो हेलोएरीन डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट नॉर्मल कंडीशन। जनरली ऐसा नहीं होता है कि भैया यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसको हटा करके यहाँ लग जाएगा, ऐसा जनरली नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, ऐसा क्या है, तो देखिएगा, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ये स्टेटमेंट हो गया कि हेलोएरीन या क्लोरोबेंजीन या इसके डेरिवेटिव क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडोबेंजीन, इस तरह के कोई भी कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, नंबर 1 रीजन इसका हो जाता है रेजोनेंस इफेक्ट। क्या करता है, ड्यू टू रेजोनेंस CX बॉन्ड एक्वायर क्या हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर मतलब क्या होता है, C और X के बीच का बॉन्ड जो होता है ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। कि कई रीजन है इसके, 3-4 रीजन है स्पेशली, तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है ऐसा। चलिए रेजोनेंस कैसे बनेगा इसको समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता हूँ। इसको पहले हटा देते हैं यहाँ से, न्यूक्लियोफाइल तो अटैक यहाँ कर नहीं पाएगा। चलिए मैं न्यूक्लियोफाइल को हटाता हूँ। अब इसमें रेजोनेंस कैसे बनेगा, देखिएगा एक ध्यान सुनिएगा, रेजोनेंस कहाँ बन सकता है। देखिए जहाँ कहीं पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में रहेगा वहाँ रेजोनेंस बनेगा, या जहाँ कहीं पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर कॉन्जुगेट है, मतलब क्या है, अल्टरनेट पोजीशन पर है। एक छोड़ करके यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर लोन पेयर है। एक पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड एक छोड़ करके है। तो अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो या अल्टरनेट पोजीशन पर एक पाई बॉन्ड और लोन पेयर हो या अल्टरनेट पोजीशन पर लोन पेयर हो, वहां पर कंजुगेशन सिस्टम कहलाएगा और वहां पर रेजोनेंस इफेक्ट पॉसिबल है। तो यहां पर देखिए अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड है और यहां लोन पेयर है। तो लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ में कंजुगेट हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगी। तो रेजोनेंस कैसे बनेगा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल देखिए, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
हेलोजन का है और ये प्लस एम इफेक्ट करेगा, प्लस आर इफेक्ट कहते हैं इसको। रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ये अंदर लोन पेयर को अपने डोनेट करेगा। हालांकि माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है लेकिन प्लस एम इफेक्ट भी शो करता है। तो प्लस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा कहाँ पर, बेंजीन रिंग के अंदर। जहाँ जब कोई एलिमेंट या आइटम बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है तो उसको बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट कहा जाता है। और जब कोई बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है उसको प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन को मूव, यहाँ पर जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो इस कार्बन का ऑक्टेट एक्सटेंड हो जाएगा। अभी देखिए 1 2 3 4 है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यस, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा स्ट्रक्चर, उसको मैं बनाता हूँ। यहाँ पर देखिए, चलिए तो देखेंगे क्या देखेंगे कि भाई मैंने यहाँ पर लोन पेयर को यहाँ रोटेट कर दिया है। तो लोन पेयर यहाँ पर 2 लोन पेयर तो बचेंगे लेकिन एक लोन पेयर यहाँ पर आ जाएगा और ये जो पाई बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर के कहाँ पर आ जाएगा, बिल्कुल ये आ जाएगा यहाँ पर। मतलब इस कार्बन में निगेटिव चार्ज आ गया। क्यों सर, क्योंकि पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर कहाँ आ गया, फर्स्ट कार्बन पर आ गया है। देखिए सभी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, बिल्कुल देखिए ध्यान से 1 2 3 4। एक कार्बन के अराउंड में 4 बॉन्ड होने चाहिए लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 2 3 बॉन्ड है और एक लोन पेयर है। मतलब ऑक्टेट तो कंप्लीट है लेकिन यहाँ क्या हुआ है, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर शिफ्ट कर दिया है। पहले तो खुद के पास था, अभी शेयर कर दिया है तो यहाँ पर रेजोनेंस बन जाएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है और इसको कहते हैं आर्थो पोजीशन, है ना। अच्छा, आगे देखते हैं स्ट्रक्चर और बनाने की कोशिश करते हैं, क्या इसका शिफ्टिंग और हो सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। लोन पेयर कार्बन बहुत देर तक होल्ड नहीं कर सकता है ना। कार्बन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कम होती है तो ये लोन पेयर को आगे शिफ्ट करेगा। तो इसका तो यहाँ पर तो बॉन्ड पेयर बन जाएगा लेकिन इस कार्बन में ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। देखिए 1 2 3 4 है तो ये क्या करेगा, ये इसको आगे भेज देगा यहाँ पर और इस तरह से नया रेजोनेंस बन जाएगा। क्या बनेगा जल्दी से देखिए यहाँ पर। तो क्या बनेगा, ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। चेंज कहाँ करना है, C2 और C3 के बीच में चेंज करना है। लोन पेयर विल बिकम पाई इलेक्ट्रॉन और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर ये लोन पेयर का काम करेगा। तो मैं यहाँ पर इसको लोन पेयर के फॉर्म में बना देता हूँ। लोन पेयर कहाँ पहुँच गया, C4 कार्बन के पास पहुँच गया। अच्छा, अब आपको रोटेट करते जाना है। यहाँ पर क्या रहेगा, ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर रहेगा प्लस चार्ज और इस कार्बन में माइनस आ गया। तो पहले भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल था, प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं था, अभी भी न्यूट्रल है। कुछ और स्ट्रक्चर इसके बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिया है। अब देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग कैसे हो सकती है। देखिए रेजोनेंस जहाँ पर भी है, जहाँ कहीं पाई इलेक्ट्रॉन है वहाँ रेजोनेंस रहेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ तो इस कार्बन का ऑक्टेट 3rd नंबर किधर से गिनेंगे, 3rd नंबर का ऑक्टेट एक्सटेंड हो जाएगा। तब क्या करेंगे, तब इसको हम आगे यहाँ बढ़ाएंगे तो ये लोन पेयर बन जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर बन जाएगा और लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन बन रहा है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, बिल्कुल ये बॉन्ड 3 और 4 कार्बन के बीच में बन जाएगा और इस कार्बन में क्या हो जाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मतलब यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और यहाँ पर मैं लोन पेयर को बना देता हूँ। तो स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से, रेजोनेंस के कारण इसका जो निगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो रहा है। डीलोकलाइज का मतलब क्या होता है, जैसे आप एक पर्टिकुलर जगह पर रहते हैं तो उसको बोलते हैं लोकल, यहीं का है ना। आप बनारस में रहते हैं, आप इलाहाबाद में रहते हैं तो आप वहीं के हैं, लोकल हैं। लेकिन अगर अभी क्या हो रहा है, कोई आदमी इलाहाबाद का है और जम्मू कश्मीर में नौकरी कर रहा है या साउथ इंडिया में नौकरी कर रहा है या अपना जॉब कर रहा है या अपना प्रोफेशन है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो हम सब क्या हो रहे हैं, अब डीलोकलाइजेशन हो गया है। पूरे वर्ल्ड में डीलोकलाइजेशन हो रहा है। इंडिया का आदमी पाकिस्तान में है, अमेरिका में है, जापान में है, बहुत सारे कंट्रीज़ में है। तो ये सब क्या है, ये डीलोकलाइजेशन है। जो एक ही जगह का होता हो वो वहीं पर रहता हो जहाँ का वो है, जहाँ तो वो कहलाएगा लोकल पर्सन। अगर वो कहीं और से आकर के यहाँ पर आ रहा है और फिर जाता है अपने घर, फिर आता है, तो कहते हैं उसको डीलोकलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन इन द बेंजीन रिंग इज डीलोकलाइज्ड या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ हैलोजन। मैंने यहाँ पर एक्स लिखा है, आप इसको हटा करके यहाँ पर कोई Cl भी लिख सकते हैं, आप Br भी लिख सकते हैं। एक्स को हटा करके यहाँ पर Cl और Br को मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी समझने में, क्योंकि फ्लोरीन ये सब इसमें बहुत कम करता है। तो आप Cl लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। Cl या Br या I लिख सकते हैं, है ना, सबके सब वही शो करते हैं। तो मैंने तो एक्स समझने के लिए लिख दिया था। तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जा रहा है एमंग द रिंग। लेकिन जो लोन पेयर अंदर आ रहा है बेंजीन रिंग के अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर लोन पेयर आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर बढ़ाता है, आर्थो पर। इसको 1 2 को आर्थो, 1 4 को
पैरा कहते हैं 1 2 को, आर्थो कहते हैं अगर कोई 1 और 3 नंबर पर कंपेयर करना है तो उसको मेटा कहा जाता है ना। चलिए ठीक स्टूडेंट्स, तो हमने ये देखा कि ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट आर्थो एंड पैरा पोजीशन इन द बेंजीन रिंग, और कार्बन और Cl के बीच का बॉन्ड, कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ पर मुझे बनाना था, मैं भूल गया, यस यहाँ भी होना चाहिए। अच्छा, अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप, चलिए अब क्या देखेंगे कि लोन पे इलेक्ट्रॉन अब C1 और C2 के बीच में पाई बॉन्ड बनाएगा, और जो पाई इलेक्ट्रॉन था वो लोन पेयर बन जाएगा। तो इस स्टेप में वही करता हूँ कि यहाँ पर लोन पेयर बना देता हूँ, पाई इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर बना देता हूँ और प्लस चार्ज हट जाएगा, और C2 कार्बन का जो लोन पेयर था वो C1 और C2 के बीच में शेयर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर और फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर देखिए सिमिलर है, बस एक डबल बॉन्ड रोटेट कर गया है। सो स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर के थ्रू हमने ये समझा कि कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि रेजोनेंस के कारण यहाँ पर कभी कभी सिंगल बॉन्ड भी शो करेगा, सिंगल बॉन्ड के जैसा कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, इसीलिए इन दोनों स्ट्रक्चर में तो सिंगल बॉन्ड जैसा शो कर रहा है, लेकिन इन तीनों स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड जैसा बन जा रहा है किसके, C और Cl के बीच में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब डबल बॉन्ड बन जाएगा तो Cl को हटा करके नए न्यूक्लियोफाइल को लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरीन शो नहीं करता है। तो एक रीजन है कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। एक और कैरेक्टर है दैट इज ए डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन। डिफरेंस इन हाइड्रोजन इन कार्बन की बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर जो हेलो एरीन है इसका हाइड्रोजन क्या है, जिस कार्बन पर हेलोजन लगा है इसका हाइड्रोजन है sp2 है। और अगर मैं हेलो एल्केन को बना लेता हूँ तो हेलो एल्केन में क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पर X है और यहाँ पर H को लगा देता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा इसका हाइड्रोजन क्या होगा, इस कार्बन का हाइड्रोजन होगा sp3। तो यहाँ पर S करेक्टर कितना है, 25% है, S करेक्टर 25% है, और यहाँ पर S करेक्टर कितना होगा, नियरली 33.3% होगा। ग्रेटर द S करेक्टर ग्रेटर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी किसमें, हेलो एरीन में। तो जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी तो क्या होगा, ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर नहीं होगा, बॉन्ड का पोलरिटी कम हो जाएगा। क्यों सर, कार्बन विल बिकम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ भी करेगा। तो डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन मतलब हेलो एल्केन में यहाँ पर चांसेस ज़्यादा होते हैं, X चालाक होता है, फट से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर ले जाएगा अपनी तरफ और यहाँ से आसानी से टूट जाएगा ये बॉन्ड। जब बॉन्ड पोलर रहेगा तो आसानी से टूट करके अलग हो जाएगा और यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन होने के कारण इसको तोड़ना मुश्किल होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को लिखते हैं, एक और सिमिलर प्रॉपर्टी है, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कार्बोकेटायन। सर ये फिनाइल कार्बोकेटायन क्या होता है, अरे कार्बोकेटायन का मतलब कार्बन में प्लस चार्ज का होना। आप देखिएगा जैसे मैंने यहाँ पर बेंजीन का बनाया है और यहाँ पर आपने Cl को लगा दिया है, तो मैं स्ट्रक्चर को यहाँ ओपन करके बना रहा हूँ। आप शॉर्टकट में ये वाला स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ये वाला भी है ना, ये भी सिंपल स्ट्रक्चर है। मैं तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या ऐसा होता है इसलिए मैं इसको ऐसा बना रहा था। तो ऐसा बनाए या ऐसा बनाए एक ही बात है। अब देखिएगा फिनाइल कार्बोकेटायन क्या होता है, अगर Cl यहाँ से चला जाता है तो जो कार्बोकेटायन बनेगा कार्बन में प्लस चार्ज और इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। यस और नो स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ पर यस, यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा तो कार्बन में प्लस चार्ज आ जाएगा, इसको कहा जाता है फिनाइल कार्बोकेटायन। ये तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फिनाइल कार्बोकेटायन इज वेरी लेस स्टेबल, दुनिया के सबसे कम स्टेबल कार्बोकेटायन में से एक है। कौन सा है, फिनाइल कार्बोकेटायन, क्योंकि यहाँ पर इसका डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रुक जाता है तो ये अनस्टेबल हो जाता है। तो कोई चीज़ रिएक्शन क्यों होती है, रिएक्शन होती है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, तो फिनाइल कार्बोकेटायन इज लीस्ट स्टेबल। चलिए एक और रीजन लिखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, और एक रीजन लिख लेते हैं, ड्यू टू रिपल्सन। किसके बीच में, रिपल्सन बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड हेलो एरीन, न्यूक्लियोफाइल एंड ARX। हेलो एरीन को ARX भी कहा जाता है, हेलो एरीन को ही ARX भी कहा जाता है, एरिल ग्रुप कहा जाता है इसको। ध्यान से देखिएगा क्या होगा, ये बहुत अच्छा पाई इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, इसके पास खुद से इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। जब इसके पास कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, किसी माई के लाल न्यूक्लियोफाइल में इतना हिम्मत नहीं है आसानी से न्यूक्लियोफाइल के पास जा सके। क्यों सर, अरे ये न्यूक्लियोफाइल है, निगेटिवली चार्ज है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज है, और इसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री पाई इलेक्ट्रॉन्स जो डीलोकलाइज हो रहे हैं, घूम टहल रहे हैं। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में पॉसिबल रिपल्सन होगा। ये निगेटिव चार्ज, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों का नेचर सेम है। न्यूक्लियोफाइल जहाँ की बेंजीन रिंग, सुनिएगा ध्यान से, बेंजीन या उसके किसी डेरिवेटिव पर, किसी एरोमेटिक कंपाउंड पर दुनिया के किसी न्यूक्लियोफाइल में हिम्मत नहीं है आसानी से अटैक कर सके। क्यों सर? आप ये बेंजीन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप फिनॉल को भी ले सकते हैं, फिनॉल को भी ले सकते हैं। फिनॉल भी अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं करेगा। दुनिया के किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो हमने बात किया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से क्यों नहीं हो सकती है। तो दीज आर द रीजन कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, हाइब्रिडेशन चेंज हो जाता है। तो दीज आर द मेन रीजन। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ अगर एक्सट्रीम कंडीशन आ जाए, मैंने तो आज जनरल कंडीशन कहा है, तो जनरल कंडीशन में कोई हेलोएरीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है इन सब रीजन के कारण। लेकिन अगर मैं कोई स्ट्रॉन्ग कंडीशन दे देता हूं, जबरदस्ती करते हैं, मतलब उस साथ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कर देते हैं, कोई चेंज कर देते हैं कंडीशन में, तो क्या ऐसा हो सकता है? चलिए देखने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि हेलोएरीन कभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को अलाउ नहीं करता है, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए। जैसे मैंने कहा आपसे फर्स्ट कंडीशन में ले लेता हूँ क्या कि अगर किसी हेलोएरीन दैट इज क्लोरोबेंजीन मैंने यहाँ पर लिया है और इस तरह से मैंने इसको ट्रीट किया है, अगर इसको मैं एक्वस NaOH से ट्रीट कर देता हूँ, यहाँ पर ये एक्वस है और बहुत हाई टेम्परेचर दैट इज 623 केल्विन और लगभग 320 प्रेशर, ये ATM का प्रेशर लगा देता हूँ। देखिए दो चीज़ें लिखी हो और पहला नंबर 1 और 2 लिखा हो, इसका मतलब पहले इसका अटैक करवाना है फिर इसका अटैक करवाना है। तो एक्सट्रीम कंडीशन में देखिए क्या करेगा, बिल्कुल यहाँ पर Cl है, Cl को हटा करके यहाँ पर OH लग जाया करता है तो फिनॉल बन जाया करता है। तो ये भी हो सकता है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में है। लेकिन एक मज़े की बात आप देखेंगे, क्या अगर Cl के साथ में मैं यहाँ पर कोई नाइट्रो ग्रुप लगा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, नाइट्रो, ये क्या नाम है इसका, 1-chloro-4 नाइट्रोबेंजीन है ये। अगर इसी कंडीशन में अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, बिल्कुल NaOH एक्वस से ट्रीट करते हैं। NaOH एक्वस है 443 केल्विन और नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए, और उसके बाद H+ के मीडियम में दे देते हैं अगर इसको, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर फिनॉल बन जाता है। सर आप ये क्या कर रहे हैं, नाइट्रो को लगाने से कंडीशन हमारा माइल्ड कंडीशन होनी चाहिए। नाइट्रो लगेगा तो आपको कम टेम्परेचर में भी ये रिएक्शन हो जा रही है, इसका मतलब पक्का है नाइट्रो कुछ ऐसा कर रहा है कि रिएक्शन को इजी कर दे रहा है। सर कैसे कर रहा है, लेट अस सी। देखिएगा एक कंडीशन मैं यहाँ पर और लेता हूँ, अगर नाइट्रो ही लगाना है तो एक बच्चे ने कहा कि सर ऐसा करते हैं नाइट्रो को और लगा दीजिए। मैंने दो नाइट्रो को लगा दिया। अरे भाई 2 नाइट्रो को लगाते ही बड़ा ट्रिमेंडस चेंज देखने को मिला। NaOH के साथ में 368 केल्विन लगभग, इसका टेम्परेचर को याद करने की जरूरत नहीं है, ये बस मैंने समझने के लिए लिख दिया है। आप हायर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर और ये बहुत कम टेम्परेचर और H+ के प्रेजेंस में इसको फर्दर ट्रीट कर देते हैं, पहले इससे फिर इससे करते हैं सब, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल Cl हट जाएगा और यहाँ पर OH लग जाएगा। बिल्कुल ये जो H+ अटैक करता है Cl को हटाने में हेल्प करेगा, इसलिए मैंने H+ को लगाया है। तो बाकी आप क्या लगाएंगे, बिल्कुल नाइट्रो तो बनेगा ही बनेगा, है ना। इसका नाम क्या होगा, नाम आप खुद से लिखेंगे, फिनॉल तो वही है 2, है ना, 1 ये नंबर रहेगा, 2 3 4 2 4 डाई नाइट्रोफिनॉल है। अच्छा अगर इसी में मैं और चेंज करता हूँ, अगर मैं कंडीशन ले लेता हूँ नेक्स्ट कि अगर Cl के साथ में मैं बहुत सारे फिनॉल नाइट्रो ग्रुप ले लेता हूँ 1, और जहाँ जहाँ मैं लगा सकता हूँ, मतलब 3 जगह पर लगा दिया मैंने NO2, देखिएगा 2 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 2 क्या है, ये कंपाउंड है, 3 नाइट्रो लगे हुए हैं इसमें। जब इसके साथ में गर्म करता हूं तो यहाँ पर तो आपको NaOH स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं चाहिए, पानी के साथ में हल्का सा गर्म कर दीजिए, ल्यूक वार्म वाटर में कर दीजिए, तो OH आयन फटाफट दे देगा गर्म करने से ही, मतलब बड़े आसानी से रिएक्शन हो जा रहा है ना। तो क्या करेगा, बिल्कुल यहाँ पर एक कंपाउंड जो बनेगा नाइट्रो ग्रुप तो रहेगा। मतलब एक बात देखिए ध्यान से कि नाइट्रो ग्रुप को लगा देने से यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से क्यों हो जाती है, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इसको मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं कि नाइट्रो ग्रुप में ऐसा क्या है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होने को तैयार नहीं था, कितने बहाने कर रहा था। अभी ये क्लोरोबेंजीन है ना, हेलोएरीन कितने बहाने कर रहा था कि मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन है, जिद हो तो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जी हमारा तो ये प्लान था कि करना है, किसी तरह से सब्स्टिट्यूशन करना ही है। तो सब्स्टिट्यूशन करवाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हाई टेम्परेचर और प्रेशर दिया। अच्छा लेकिन नाइट्रो ग्रुप को लगाने से बहुत आसान हो गया, वो टेम्परेचर कम देना पड़ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, बिल्कुल क्योंकि आपने सही पकड़ा है, नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और नाइट्रो ग्रुप को मैंने लगाया कहां पर है, आर्थो पैरा आर्थो। देखिए आर्थो पर लगा दिया है, आर्थो पर
पैरा पर और आर्थो पर जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा थी वहीं पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसमें कम कर दिया, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान हो गया। पहले क्या हो रहा था, ये सोर्स ऑफ अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कर रहे थे, लेकिन नाइट्रो ग्रुप के लगने के कारण यहाँ पर उस पूरे बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कम हो गई तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करके वहाँ पर खुद सब्स्टिट्यूट कर सकता है अपने आप को। चलिए यहाँ पर आगे समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है इन तीनों रिएक्शंस का। चलिए देखिए, अगर मैं नाइट्रो ग्रुप को लगा देता हूँ, मतलब ये है कि ये क्लोरोबेंजीन है और नाइट्रो ग्रुप को मैंने यहाँ पर लगा दिया, ये नाइट्रो है, इसका नाम क्या 1-क्लोरो-4 नाइट्रोबेंजीन है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ करता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करेगा क्या, देखिएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है वहीं पर मैंने लगा दिया है, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पूरे बेंजीन रिंग में कम हो जाएगी तब क्या होगा, बिल्कुल तब यहाँ पर इसको OH माइनस जो आपने NaOH लिया था ये अटैक करेगा यहाँ पर, और देखिएगा क्या हो जाएगा। ये बड़ा स्लो स्टेप है, बहुत ही स्लो स्टेप में ये अटैक करेगा। यस, तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ क्या बनेगा, बिल्कुल OH और Cl दोनों इसी कार्बन पर लगे रहेंगे। बिल्कुल आपने सही पहचाना है, और इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। यस, और ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, बाकी जगह कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आपने क्या किया है, नाइट्रो ग्रुप लगा रखा है। नाइट्रो ग्रुप को आपको याद है 11th में पढ़े थे हम लोग कि निगेटिव चार्ज को ये डीलोकलाइज करता है। पहले निगेटिव चार्ज केवल बेंजीन रिंग के अंदर ही घूम रहा था, इसमें बेंजीन रिंग के अंदर ही निगेटिव या ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, लेकिन नाइट्रो के लगने के कारण ये लोन पेयर यहाँ जाएगा, बॉन्ड पेयर, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। मतलब नाइट्रो ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन, नाइट्रो ग्रुप के लगने के कारण इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ जाएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर द स्टेबिलिटी। आप इसके और भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं OH के साथ में इस तरह से Cl, और फिर क्या होगा ध्यान से देखिएगा, देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा इसके जैसा, और पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से आगे क्या हो जाएगा, बिल्कुल OH। देखिएगा तो हम क्या कह रहे थे कि यहाँ पर बेंजीन रिंग में नाइट्रो के लगने के कारण जब लोन पेयर यहाँ आएगा तो लोन पेयर फिर यहाँ शिफ्ट करके देखिए यहाँ जाएगा और यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन ज़्यादा हो पाएगा। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे फ़र्क ये पड़ेगा, इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ, बिल्कुल OH ग्रुप यहाँ पर लग जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। यस, इस तरह से देखिएगा क्या बनेगा, बिल्कुल ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा रहेगा। ये फास्ट स्टेप है। देखिए इस फास्ट स्टेप में H+ को अटैक करवाएंगे, पहले मैंने OH- का अटैक करवाया स्लो स्टेप में, और ये SN2 की तरह बिहेव करेगा है ना जनरली, और इस तरह से धीरे से अटैच होगा, और फिर ये फास्ट स्टेप में H+ बाहर चला जाएगा, H+ के साथ में Cl बाहर चला जाएगा। तो नाइट्रो ग्रुप में के लगने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में कम हो गई। नाइट्रो ग्रुप के अलावा और आप क्या लगा सकते हैं, नाइट्रो के अलावा आप यहाँ पर COOH ग्रुप लगा सकते हैं, -COH ग्रुप लगा सकते हैं, -CN ग्रुप लगा सकते हैं, -CHO ग्रुप लगा सकते हैं। ये सब ग्रुप ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस पर अटैक कर पाएगा। अच्छा भाई, अभी तो मैंने केवल पैरा पोजीशन पर नाइट्रो को लगाया है, चलिए आर्थो पर भी लगा के चेक करते हैं। चलिए, तो हमने देखा कि यहाँ पर इस तरह से इसको लगा देते हैं। अब चलिए, तो हमने देखा कि ये एक नाइट्रो क्या है, 2-क्लोरो नाइट्रोबेंजीन है ये। अब इस पर मैं OH- का अटैक करवा देता हूँ, OH- का अटैक करवाता हूँ यहीं पर, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप के लगने के कारण ये कंडीशन आसान हो जाएगी, और बहुत ही स्लो स्टेप में इसमें रिएक्शन हो जाएगा। धीरे से Cl के साथ में OH जुड़ जाएगा। sp2 हाइब्रिडेशन है, sp2 यहाँ पर था, sp3 हो जाता है बीच में, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल यहाँ पर OH भी लगा रहेगा, यहाँ पर Cl भी लगा रहेगा, और इस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर रिंग बन जाएगा, और इसका बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहाँ पर लोन पेयर बन जाएगा, बाकी जगह कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिएगा एक बात है यहाँ पर, और नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। नाइट्रो को आप इधर भी आर्थो पर लगा सकते हैं, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर तो नहीं, अभी बेंजीन का रिंग का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते जब यहाँ पर पहुँचेगा तो मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। कैसे बनेंगे, चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर OH को लगाता हूँ, और ये Cl है, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है देखिएगा सिंपल सा है, sp2 है। ओके, आगे देखिएगा ये लोन पेयर शिफ्ट होगा अगले पोजीशन पर। ये
लोन पेयर शिफ्ट होगा यहाँ पर तो बन जाएगा पाई बॉन्ड, और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो पाएगा और ये क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा लोन पेयर, बिल्कुल, है ना। और यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रॉन जा रहा है और नाइट्रो ग्रुप को हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। नाइट्रो ग्रुप का काम अब आने वाला है, क्या आने वाला है सर, देखिएगा, बिल्कुल, अरे भाई यहाँ पर OH को लगाया, यहाँ पर Cl को लगा दिया, और आप देखेंगे, क्या देखेंगे सर, ये लोन पेयर शिफ्ट होकर किधर जाएगा, और देखिएगा यहाँ शिफ्ट हो गया, और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। जैसे इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा मतलब लोन पेयर आएगा। अब क्या करेगा, यहाँ पर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर आसानी से नाइट्रो ग्रुप में भी जाएगा और मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसके। तो ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो आप देखिएगा फाइनल कंपाउंड क्या बनेगा अगले स्टेप में अगर मैं H+ दे देता हूँ और बड़ा ही फास्ट स्टेप होगा तो उसमें बनेगा क्या प्रोडक्ट, तब उसमें प्रोडक्ट बनेगा, देखिए OH के साथ में यहाँ पर क्या लग जाएगा, बिल्कुल बेंजीन, और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप तो लगा ही रहेगा, प्लस बाहर क्या जाएगा, बाहर जाएगा Cl-, तो 2 नाइट्रो, इसमें इसके लगने के कारण Cl का हटना और OH का लग जाना थोड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने नाइट्रो ग्रुप को भी कहाँ लगाया है, आर्थो पर लगाया और पैरा पर लगाया। आप देखेंगे पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप को लगाते हैं तो बड़े आसानी से रिएक्शन होती है, ज़्यादा स्पीडली हो पाती है। थोड़ा आर्थो पर थोड़ा सा स्लो होता है। क्यों सर, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस होता है यहाँ पर, ये बड़ा सा ग्रुप ये दोनों लगे हुए हैं, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करें थोड़ी सी मुश्किल होती है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, अगर एक ही नाइट्रो लगाया है तो। अच्छा, अगर आप मेटा पर लगाते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को मैंने कहाँ लगा दिया है, मेटा पर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को मैंने 1 2 3 1 और 3 नंबर पर, मतलब क्या होता है, मेटा पर लगा दिया है, तो क्या नाम होगा इसका, बिल्कुल, तो 1 क्लोरो 3 नाइट्रो बेंजीन होगा। अब इस पर मैं OH का अटैक करवाता हूँ, OH का अटैक करवा देता हूँ, इस तरह से इस कार्बन पर अटैक करता है OH, तो होगा क्या सर, बिल्कुल बहुत ही स्लो स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर OH हो सकता है लग तो जाएगा और Cl लग जाएगा, ये बन तो जाएगा स्ट्रक्चर, लेकिन देखिएगा ये बहुत ही, इसका रेट बहुत कम होगा, क्योंकि देखिएगा किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। NO2 क्या है, तो NO2 क्या है, NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन की चोरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को चोरी करता है, ले जाता है। अब आपने नाइट्रो को कहाँ लगा दिया है, जहाँ पर खजाना है ही नहीं। देखिएगा वही ग्रुप किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को वहां लगाने से रिएक्टिविटी बढ़ेगी। मूल मंत्र है, इसको ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनिएगा। कहां पर किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा देने से उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो पाएगा, ध्यान से सुनिएगा इसको। तो कहां पर लगा दिया जाए, जहां पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, जहां पर नेगेटिव चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज को जितना ज़्यादा हम लोग डीलोकलाइज कर पाएंगे, इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतना ज़्यादा हो पाएगी। अगर मैं इसको आर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगाते हैं, तब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें कम होगी और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा। लेकिन अगर मेटा पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं, तब ये बहुत इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस चोर को, इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हमने चोर कह दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। इसको मैंने वहां पर लगा दिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो है ही नहीं। देखिए मेटा पर यहाँ भी 1 2 3 मेटा, यहाँ पर 1 2 3 नंबर का मेटा, यहाँ भी गिनेंगे आप, तो मेटा पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेंस के कारण तो आती ही नहीं है। तो वहां पर अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई भी लगाते हैं तो उसकी केमिकल रिएक्टिविटी में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये वाला कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत कम रिएक्टिव होगा। देखिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा, इसका रेजोनेंस क्या होगा, बिल्कुल इसके रेजोनेंस में OH है, यहाँ पर लोन पेयर आएगा, निगेटिव चार्ज है। अब ये रेजोनेंस बनाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल OH के साथ में Cl है, और देखिएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है ये लोन पेयर आगे शिफ्ट हो पाएगा। और मैंने यहाँ पर बनाया है, आप देखेंगे यहाँ पर जिस कार्बन पर नाइट्रोजन लगा हुआ है NO2 ग्रुप, वहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन आता ही नहीं। यहाँ के बाद देखिए, यहाँ के बाद सीधा देखिए, यहाँ के बाद सीधा यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है रेजोनेंस के कारण, तो आर्थो और पैरा पर पहुँच गया। मेटा पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आर्थो और पैरा, मेटा पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में होती नहीं है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसे विड्रॉ करेगा, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज वो नहीं कर पाएगा। मतलब नाइट्रो का जो ज़्यादा पावरफुल काम है, हालांकि सिंपल क्लोरोबेंजीन के अपेक्षा मेटा नाइट्रो
क्लोरोबेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। नाइट्रो को लगने से कुछ फ़र्क तो पड़ेगा, कुछ सिंपल क्लोरोबेंजीन से ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा, लेकिन मेटा पर लगने के कारण ये थोड़ा कम इफेक्टिव हो पाएगा। काश ये आर्थो और पैरा पर लगेगा तो ज़्यादा हो पाएगा। तो आप इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को समझ रहे होंगे, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो स्टूडेंट ठीक है, अगले क्या होगा, अगले स्टेप में ये बेंजीन रिंग का लोन पेयर आगे शिफ्ट हो पाएगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस लोन पेयर को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो बिल्कुल ये लोन पेयर यहाँ बन जाएगा और मुझे यहाँ मिल जाएगा ये बॉन्ड। ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग। और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ NO2 को लगा देता हूँ। NO2 बेचारा बैठा है लेकिन अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है अपना। ओके, अगले स्टेप में क्या हो पाएगा, सो सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पर आप H+ को दे देते हैं तो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, बिल्कुल फिनॉल बन तो जाएगा और यहाँ पर Cl- बाहर निकल जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो तो गया है लेकिन ये बहुत ही कम रिएक्टिव हुआ। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि नाइट्रो ग्रुप का आर्थो या पैरा पर लगने से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा आसानी से हो जाता है। अगर आपने कई सारे लगा दिए हैं, दो आर्थो और पैरा पर भी लगा दिए हैं, या हर जगह आर्थो पैरा आर्थो और लगा दिए हैं, तो उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो हमने क्या देखा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हेलोएरीन बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा देने से, ये इलेक्ट्रॉन के चोर होते हैं, इनके लगा देने से उसकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली बढ़ जाती है और थोड़ा सा माइल्डर कंडीशन में वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर पाता है। चलिए स्टूडेंट्स, अगले क्लास में हम लोग इसका वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तब तक आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।